गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग बेटा। आशा है आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना टाइम वेस्ट ना करके, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज़ कर रहे होंगे। बेटा हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट। और फर्स्ट यूनिट में हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया बेटा? मेजरमेंट के बारे में हमने आपको बता दिया, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने आपको बता दिया, यूनिट्स के बारे में हमने आपको बता दिया। इसके बाद जब हम आगे चले बेटा तो हमने आपको पढ़ाया साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिर हमने बेटा राउंडिंग ऑफ पढ़ाया, फिर सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझाया, फिर बेटा एरर एनालिसिस आया और लास्ट में हम मेजरमेंट दोबारा से पढ़ रहे हैं जिसमें मेथड्स पढ़ रहे हैं। मेजरमेंट में जो आज से पहले का लेक्चर है उसमें हमने आपको पढ़ा दिया था, हमने आपको इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ के कुछ मेथड्स पढ़ाए थे। कितने मेथड थे बेटा? तो बेसिकली इनडायरेक्ट मेजरमेंट के जो थे हमने आपको एक तो पढ़ाया था हमने आपको रडार मेथड, सेकंड हमने पढ़ाया था सोनार मेथड, थर्ड हमने आपको पढ़ाया था लेजर मेथड, फोर्थ था बेटा ट्रायंगुलेशन मेथड, और पांचवा मेथड जो था वो था बेटा ऑयलिक एसिड, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल और साइज ऑफ ऑयलिक एसिड मॉलिक्यूल। ये बेटा हमने 5 मेथड आपको ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड की बात करते हैं, दैट इज पैरेलैक्स मेथड। नंबर 6 लेंथ मेजरमेंट का मेथड है बेटा पैरेलैक्स मेथड। सही, ठीक है बेटा, पैरेलैक्स मेथड। इसका यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेथड? टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडी एज मून, डिस्टेंस ऑफ हेवनली बॉडी एज मून। ठीक है बेटा, एक यूज हुआ। और सेकंड टू फाइंड डायमीटर ऑफ हेवनली बॉडी एज मून, डायमीटर ऑफ हेवनली बॉडी एज मून। बेटा ये दो इसके यूज होते हैं पैरेलैक्स के। आप मून तक का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो और मून का डायमीटर आप फाइंड कर सकते हो। कैसे करते हो वो देखते हैं। देखिए ये पैरेलैक्स मेथड है बेटा, है ना। अभी आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए मान लीजिए बेटा सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ मून, ठीक, डिस्टेंस ऑफ मून। तो बेटा ये इस तरीके से ये मून है बेटा और ये अर्थ की ऑर्बिट है बेटा। दिस इज द ऑर्बिट ऑफ अर्थ, इट इज ऑर्बिट ऑफ अर्थ, जिसमें अर्थ बेटा रोटेट हो रही है वो ऑर्बिट है। और यहां पर दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ अर्थ। मान लीजिए जनवरी में अर्थ यहाँ है तो बेटा 6 महीने बाद ये सेकंड पोजीशन है अर्थ की, दिस इज E1 फर्स्ट पोजीशन ऑफ अर्थ, दिस इज E2 सेकंड पोजीशन ऑफ अर्थ। अब क्या होता है बेटा, जब यहाँ पर अर्थ होती है E1 पर, इस जगह जब अर्थ होती है तो यहाँ से मून को ऑब्जर्व करते हैं। इस तरीके से हमने मून को ऑब्जर्व किया और मून को ऑब्जर्व करने के बाद ये एंगल हम फाइंड करते हैं, दैट इज θ1। दोबारा समझिएगा, ये अर्थ की ऑर्बिट है। जब अर्थ इस पोजीशन पर है तो हमने यहाँ से मून को ऑब्जर्व किया और ये एंगल हमने फाइंड कर लिया θ1। और ये जो अर्थ की दो पोजीशन के बीच में डिस्टेंस है ये होता है बेटा 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है बेटा ये डिस्टेंस? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है बेटा। अब आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद हमने यहाँ इस पोजीशन से इसको मेजर किया, ऐसे ये 6 महीने बाद मेजर किया और बेटा ये एंगल क्या आ गया बच्चे? θ2। क्या एंगल हो गया बेटा? θ2। आफ्टर 6 मंथ व्हेन वी मेजर मून फ्रॉम दिस पोजीशन ऑफ अर्थ देन वी विल गेट एंगल θ2। अब बेटा ये दोनों एंगल मेरे पास आ गए तो ये एंगल मैं निकाल पाऊंगा आराम से। मैंने इसको थीटा बोला, कैसे निकलेगा बेटा? ये 180 माइनस θ1 प्लस θ2, तो मेरे पास थीटा आ गया बेटा। और ये थीटा ही मुझे चाहिए। देखिए
ये अर्थ से मून तक का डिस्टेंस है, इसको हमने r बोल दिया। ये हमको फाइंड करना है, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है। अब बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या फॉर्मूला पढ़ा है बेटा? एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना बेटा? थीटा है। आर्क मतलब उसके सामने का पार्ट कितना बेटा? 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन रेडियस। रेडियस मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। मुझे r कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास आ जाएगा बेटा r इक्वल्स टू थीटा इंटू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यही आंसर है। इट इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। एक बार फिर देख लीजिए, अर्थ की ये ऑर्बिट है। अर्थ जिस समय यहाँ पर होती है उसके 6 महीने बाद यहाँ पर होती है। दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। जब अर्थ इस पोजीशन पर है तब यहाँ से मैंने इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, और एंगल कितना है बेटा? थीटा 1 है। 6 महीने बाद जब अर्थ यहाँ है तो मून को ऑब्जर्व किया, ये मून है बेटा, इट इज मून, ठीक। मून को ऑब्जर्व किया बेटा, तो एंगल कितना है? थीटा 2 आया। ये एंगल हम निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकलेगा बेटा? थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2। जब ये एंगल आ गया बेटा, तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मतलब 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन रेडियस मतलब r। r इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, और यही मुझे निकालना है। तो r कैन बी फाइंड थीटा इनटू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को बेटा मीटर्स में बदलने के लिए आपको जो नोट्स गिवन है, जो बुकलेट आपके असाइनमेंट सेक्शन में पोस्टेड है, जो प्रिंटेड नोट्स है वहां पर, उसमें देख लीजिए। वहां पर बहुत सारे यूनिट गिवन है, जो दी है उसको ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखिए बेटा, सेकेंड इसका यूज। पहला यूज क्या कर लिया बेटा हमने? डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस ऑफ मून। सेकेंड यूज है बेटा टू फाइंड डायमीटर ऑफ मून। सेकेंड यूज टू फाइंड डायमीटर ऑफ मून। मान लीजिए मून है साहब, और यहाँ ये कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट है अर्थ पर। दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑन अर्थ। सबसे पहले हमने इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे खड़े होकर मून के इस पार्ट को ऑब्जर्व किया। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर खड़े होकर के मून के इस पार्ट को ऑब्जर्व किया। फिर ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे खड़े होकर मून के इस पार्ट को ऑब्जर्व किया, और बेटा जैसे ऑब्जर्व किया ये एंगल मिल गया हमको थीटा। दोबारा देखिए, इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे खड़े होकर मून के इस पार्ट को ऑब्जर्व किया। टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं बेटा, और फिर इस पार्ट पर खड़े होकर मून के इस पार्ट को ऑब्जर्व किया। एंगल कितना हो गया बेटा आपस में? थीटा। और अगर आप देखेंगे तो ये क्या चीज है? इट इज द डायमीटर ऑफ मून, डी से डिनोट किया, एंड इट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून। अभी देखिए सेम फॉर्मूला लगाना है जो भी आपको समझाया था। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अभी डिस्टेंस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं, हमको डी निकालना है। तो डायमीटर इक्वल्स टू थीटा इंटू आर। डायमीटर कितना हो गया बेटा? थीटा इंटू आर, दैट इज अवर आंसर, ठीक। डायमीटर इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? थीटा इंटू आर, ये हमारा आंसर है, ठीक बेटा। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? डायमीटर ऑफ मून निकाल सकते हैं। पहले पार्ट में हमने क्या किया था? पहले पार्ट में हमने क्या निकाला था? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे आया था? थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो रेडियस इक्वल्स टू 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन थीटा। ये बेटा अगर ये फॉर्मूला हमने वहां पर गलत लिख दिया हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इनटू थीटा, ये आएगा बेटा, ठीक। तो ये तो डिस्टेंस आ गया था, और डिस्टेंस निकालने के बाद ये क्या आ गया बेटा? डायमीटर ऑफ मून आ गया। तो ये मेथड है पैरेलैक्स मेथड। कैसा मेथड है बेटा? पैरेलैक्स मेथड है। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए, पैरेलैक्स क्या होता है। व्हाट इज पैरेलैक्स? बेटा जब भी हम किसी पेन को अपनी आईज के सामने रखते हैं विद वन आई क्लोज, सेकेंड ओपन, देन फर्स्ट क्लोज, सेकेंड ओपन, तो उसमें क्या होता है बेटा? पोजीशन ऑफ पेन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। आप करके देख सकते हैं बेटा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। The change in position is called parallax. Change in position is known as parallax. इसको parallax कहते हैं बेटा। और ये जो दो आंखों से जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं किसी चीज को, ये जो दो आंखों के बीच में डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं बेस ऑफ पैरेलैक्स। क्या कहते हैं बेटा? इसको बेस ऑफ पैरेलैक्स। दोबारा समझिए, जब भी हम किसी चीज को एक आंख बंद करके दूसरी आंख से देखेंगे, फिर दूसरी बंद करके पहली से देखेंगे,
तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में बदलती है। इस फिनोमेना का नाम पैरेलैक्स होता है। दो आइस के बीच में जो एंगल है उसको बोलते हैं बेस ऑफ पैरेलैक्स। इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव पोजीशन लेकर के किसी का भी डिस्टेंस और डायमीटर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जैसे अभी हमने आपको मून के केस में समझाया। ठीक, एक ही सिंपल फॉर्मूला होता है बेटा, थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। वेरी सिंपल मेथड इट इज, है ना। एक बात ध्यान रखिएगा इसमें पैरेलैक्स मेथड में, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ फारदेस्ट ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो जाए तो पैरेलैक्स उस पर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट दूर हो जाएगा तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर हो जाएगा तो एंगल इतना छोटा हो जाएगा कि एंगल को आप मेजर नहीं कर पाओगे। इसलिए पैरेलैक्स मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लार्ज डिस्टेंस स्टार। ठीक है, फारदेस्ट स्टार, वी कैन नॉट फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फारदेस्ट स्टार विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। इसलिए नियर बाई स्टार के लिए ही। Have you ever traveled down a road in a car and looked at the mountains or hills in the distance? If you have, you've probably noticed that while nearby trees quickly fly past the window, the mountains move much slower, and in the far distance, the moon and the stars don't seem to move at all. As you move, objects closer to you, such as the trees, seems to shift position relative to more distant objects, like the mountains. This effect is called parallax. The size of this shift depends on the distance you travel along the road and how far away the trees are. The closer they are to the road, the bigger the shift. The same thing happens as the Earth moves around the Sun. Over the course of a year, some stars appear to move a very small amount relative to other stars. Like the trees along the side of the road, these stars are just closer than those that don't seem to move. Actually, all stars are moving through space, but much more slowly than parallax, so we don't notice. Now, if we measure how much a star moves when the Earth does one complete trip around the Sun, we can use this to work out this angle, called the parallax angle. If we observe a star when the Earth is at one spot in its orbit, and then wait 6 months for the Earth to move around the Sun to the opposite point along its orbit and observe the star again, we can measure the parallax angle. Since we already know the distance from the Earth to the Sun, we can now use this parallax angle and some trigonometry to work out exactly how far away the star is. This is really useful because it allows us to calculate the distance to nearby stars very accurately. This can then be used to check the distance measured by different methods to even more distant objects out in space. मेजरमेंट के लिए बेटा, इसमें अब आपके 6 मेथड हमने पूरे करा दिए हैं, और इन 6 के अलावा लेंथ मेजरमेंट का कोई मेथड नहीं है। अब आएगा बेटा मास मेजरमेंट, और फिर आएगा टाइम मेजरमेंट। छोटे छोटे से टॉपिक हैं। आज ये यूनिट हम आपकी कंप्लीट कर रहे हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी प्रॉब्लम तो व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। देखिए, मास मेजरमेंट, सबसे पहले मास क्या होता है? व्हाट इज मास? तो मास होता है बेटा इंटरनल मैटर कंटेन इनसाइड द बॉडी। ऐसे आप बोलिए, थोड़ा आसान रहेगा। मैटर कंटेन इनसाइड बॉडी इज नोन एज मास। इसको किससे डिनोट करते हैं भाई? डिनोटेड बाय स्मॉल m। यूनिट क्या होती है बेटा? किलोग्राम्स होती है। ठीक, यूनिट क्या होती है बेटा? किलोग्राम होती है। और कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। ये मास के बारे में छोटी छोटी बातें हमने की। अब मास के कितने टाइप होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मासेस एग्जिस्ट? तो बेटा 2 टाइप का मास होता है। Sorry, mass is of 2 types. First is inertial mass, second is gravitational mass. Inertial mass
फर्स्ट एंड सेकेंड इज ग्रेविटेशनल मास। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्या होता है बेटा इनर्शियल मास और सेकेंड क्या होता है बेटा ग्रेविटेशनल मास। कैसे समझेंगे इसको, देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में मोशन करता है, ठीक है बेटा, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी, ठीक है बेटा, तो ये जो मास है देखिए इस पेन पर खाली क्या काम कर रहा है बेटा, ग्रेविटी काम कर रही है। तो जब आप इसको छोड़ देंगे इट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बेटा, तो ये जो मास है जो ग्रेविटी के एक्शन में काम कर रहा है इसको बोलेंगे बेटा ग्रेविटेशनल मास। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ग्रेविटेशनल मास। दोबारा समझिए, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी देन द मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल मास। मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल मास। तो इस कंडीशन में जो फोर्स लगा वो mg लगा। क्या लगा बेटा, m/g लगा। और g क्यों आया, ग्रेविटी की वजह से आया। तो इस फॉर्मूले में जो m है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल मास। कौन सा मास कहते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल मास इसको बोलते हैं। और इनर्शियल मास क्या होता है बेटा, अगर सपोज कीजिए ग्रेविटी का इंप्रेशन ना हो, मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे रखी है तो बेटा देखिए इस पे ग्रेविटी का इंप्रेशन नहीं है और ये इसी प्लेन पर चल रही है अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स, तो ये ग्रेविटी की वजह से नहीं चल रही है, इस पर आपको चलाने के लिए एक नया फोर्स लगाना पड़ रहा है, F = ma। दोबारा देखिए, अगर ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में मोशन हो तो F = mg, और अगर ग्रेविटी मोशन ना करा पाए स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो F = ma। ये जो F = ma के अंदर जो मास है, ये जो मास है बेटा ये वाला मास, इस मास का नाम होता है बेटा इनर्शियल मास। ठीक है, ये ग्रेविटी की वजह से नहीं होता बेटा, इसका नाम क्या होता है इनर्शियल मास, है ना। क्या नाम होता है बेटा इसका, इनर्शियल मास। और इस मास का क्या नाम होता है बेटा, ग्रेविटेशनल मास। ठीक, लेकिन ये जो दोनों मास है इनर्शियल और ग्रेविटेशनल, इन दोनों मास की वैल्यू हमेशा सेम होती है। बोथ मासेस ऑलवेज हैव द सेम वैल्यू। इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास दोनों की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा सेम होती है बेटा। ठीक, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास दोनों की वैल्यू हमेशा कैसी होती है बेटा, सेम होती है। ठीक, अब अगली बात आप देखिएगा, ये तो इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास हो गया। अब इनको मेजर कैसे करते हैं, तो बेटा आपने देखा होगा जब आपके घर में गैस का सिलेंडर आता है तो स्प्रिंग बैलेंस लेकर के आता है। जो हॉकर होता है बेटा वो स्प्रिंग बैलेंस लेकर के आता है और उस पर आप सिलेंडर को टांग देते हैं। तो ये देखिएगा आप ध्यान से, ये जो बॉडी आपने यहाँ पर सस्पेंड कर रखी है इस पर नीचे क्या लग रहा है बेटा, mg। तो mg की वजह से जो फोर्स है उसमें जो m आएगा वो कौन सा बेटा, ग्रेविटेशनल मास। यानी ग्रेविटेशनल मास किससे मेजर होता है बेटा, स्प्रिंग बैलेंस से। ग्रेविटेशनल मास किससे मेजर होता है बेटा, स्प्रिंग बैलेंस से। किससे मेजर होता है बेटा, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर होता है। और इनर्शियल मास मेजर होता है बेटा इनर्शियल बैलेंस से। किससे मेजर होता है बेटा, इनर्शियल बैलेंस से मेजर होता है इनर्शियल मास। अब ये इनर्शियल मास आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो मैं इसमें आपको एक वीडियो दे दूंगा साथ में अटैच करके, जिससे आप इनर्शियल बैलेंस को समझ पाएंगे। मैं साथ में इसी वीडियो के साथ में एक वीडियो अटैच कर दूंगा जिससे आप इनर्शियल मास को समझ पाएंगे। ठीक है, वो वीडियो आपको अपने वीडियो सेक्शन में ही मिल जाएगी, इनर्शियल बैलेंस नाम से। उसको आप देख लीजिएगा, देन यू विल गेट इनर्शियल बैलेंस कैसी होती है। ये कौन सी बैलेंस है बेटा, स्प्रिंग बैलेंस है। किसको मेजर करती है बेटा, ग्रेविटेशनल मास को मेजर करती है। ये कौन सी बैलेंस है बेटा, इनर्शियल बैलेंस है। किसको मेजर करती है बेटा, इनर्शियल मास को मेजर करती है। लेकिन दोनों की वैल्यू कैसी होती है, हमेशा सेम होती है। ग्रेविटेशनल मास कौन होता है बेटा, जो F = mg में आता है। इनर्शियल मास कौन होता है बेटा, जो F = ma में आता है। ठीक, ये बेटा इस तरह से आप मास को समझ सकते हैं। मास मेजरमेंट इतना ही है बेटा, है ना, ये इतना ही मेजरमेंट होता है। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट मेजरमेंट जो है, The relationship between mass and weight can be a constant source of confusion for students, based upon the treatment of these concepts in previous science classes. Measuring the mass of an object directly and quantitatively can be a very difficult task, mainly because of the mass's interaction with the gravitational pull of the Earth. The inertial balance fills a void in your physics lab that cannot be filled with any other experiment associated with determining mass, utilizing a method that is independent of Earth's gravitational field.
The inertial balance is clamped to a lab table, and a known mass is placed into one of the pre-drilled holes in the tray. When the balance is set into motion, it will oscillate horizontally, depending only on the mass in the tray. The horizontal motion of the inertial balance is caused by these metal straps that act as springs, and is independent of gravity, which acts in the vertical direction. By placing the included masses one by one into the inertial balance, a graph of period versus mass can be generated. The rate of oscillation of the inertial balance would be the same on the Earth, on the Moon, or in space, as the motion is independent of gravity. A large version of the inertial balance has also been used on the International Space Station and in space shuttle experiments to determine the loss of mass experienced by astronauts during long microgravity missions in orbit. Using this unique device and finding mass without the confusion or complication of gravity will amaze students each and every time. In addition, emulating an experiment done by NASA is an excellent way to mimic real-world applications. All it takes is a little playing in Newton's lab. नेक्स्ट मेजरमेंट कौन है बेटा? टाइम मेजरमेंट। टाइम मेजरमेंट, ठीक, टाइम मेजरमेंट। अब टाइम मेजरमेंट कैसा होता है देखिएगा। सबसे पहले ये मेजर कैसे होता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल? इसका प्रिंसिपल क्या है? तो इसका प्रिंसिपल है बेटा पीरियोडिक मोशन। टाइम को नापने का प्रिंसिपल क्या है बेटा? पीरियोडिक मोशन। कैसा मोशन होता है बेटा ये? द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन टाइम। द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन टाइम। सर्टेन टाइम, है ना भाई? इसको क्या कहते हैं बेटा? पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल बेटा, अर्थ है 24 आवर्स में अपनी एक्सिस पे रोटेट हो जाती है, 365 डेज में सन के अराउंड रोटेट हो जाती है। तो ये सब कैसे मोशन है बेटा? पीरियोडिक मोशन है, और इनका इस्तेमाल किया जाता है टाइम को मेजर करने में, ठीक है। अब टाइम मेजरमेंट के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? टाइम मेजरमेंट के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। कौन सी घड़ी हो सकती है बेटा? एक तो हो सकती है पेंडुलम वाली घड़ी, एक हो सकती है बेटा पेंडुलम। कौन सा होता है बेटा? पेंडुलम वो होता है इस तरीके का, ये ऐसे। एक होती है बेटा स्प्रिंग वाली घड़ी, एक होती है बेटा सन डायल सोलर घड़ी, ठीक है, और एक होती है बेटा एटॉमिक घड़ी, एटॉमिक क्लॉक। इसमें सबसे एक्यूरेट ये होती है बेटा एटॉमिक वाली, सीजियम एटम का इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक। पेंडुलम वाली घड़ी जो है वो अब यूज नहीं होती। उसमें क्यों नहीं होती बेटा यूज? क्योंकि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इसका जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाता है। और जो स्प्रिंग वाली घड़ी है, वी आर यूजिंग दिस वॉच, है ना, इसको हम नॉर्मली इसी को हम यूज करते हैं। और जो हमारी रिस्ट वॉचेस होती हैं वो भी स्प्रिंग वाली होती है, ठीक। सोलर घड़ी क्या होती है बेटा? दिल्ली में है ना। और भी सोलर घड़ी जो है, आप मतलब सोलर घड़ी बहुत सारे म्यूजियम वगैरह में देख सकते हो। ये भी नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं। और ये जो एटॉमिक क्लॉक है वो कहाँ यूज होती है बेटा? लेबोरेटरीज में यूज होती है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली यूज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अरेंजमेंट चाहिए जिसमें सीजियम एटम के वाइब्रेशन होते हैं और उससे टाइम मेजर किया जाता है। तो बेटा ये है टाइम मेजरमेंट। तो बेटा इसी के साथ ये जो कंप्लीट यूनिट है ये खत्म हो जाती है। इस कंप्लीट यूनिट में बस इतना ही है। ये टाइम मेजरमेंट है। इससे पहले मास मेजरमेंट हमने आपको पढ़ाया और उससे पहले लेंथ मेजरमेंट। मैं इसमें जो क्लॉक से रिलेटेड है, घड़ियों से रिलेटेड एक वीडियो अटैच कर दूंगा, और स्प्रिंग बैलेंस और इनर्शियल बैलेंस से रिलेटेड एक वीडियो अटैच कर दूंगा। उसे आप ध्यान से देख करके समझ पाएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। और इसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक, और मेहनत कीजिए पूरी ज़बरदस्त तरीके से। अब हम आपकी नई यूनिट शुरू करेंगे जो काइनेमेटिक्स है, और वो आपको आती भी है। उसमें न्यूमेरिकल भी आएंगे बहुत सारे, ठीक है। ये जो कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए और एनी टाइम मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आज का लेक्चर आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है।
और जो भी कोई प्रॉब्लम हो पूछेगा. थैंक यू बेटा. ओके. In order to measure and find out the time, nowadays we have watches, be it wall clocks or wrist watches. But in ancient times, what did people use? Because watches were obviously not there. One of the earliest examples of an instrument to measure time is that of a sundial. Now, a sundial, as you can see, consists of a raised structure. Now, based on the movement of the sun in the duration of a day and the position of the shadow of this structure, people used to say what time of the day it is. So, let's say at noon, the sun is directly overhead, as we know. So, when the sun is directly overhead, there will be no shadow or a very, very tiny shadow of this entire structure. So, in this way, a sundial was used along with its shadow to find out what time of day it is. There were many other instruments that were used for measuring and calculating time. One of the instruments used was a candle clock. Now, a candle clock, as you can see, was constructed of a fixed length and it had certain markings on its sides. So, in this manner, people in ancient China, where candle clocks were most popular, said what time of the day it is. In a similar manner, mostly in ancient Greece, the concept of hourglasses were used. Now, in hourglass, as you can see, there is sand inside. So, when the hourglass is in this position, sand pours from the top compartment to the bottom compartment. And when this sand has fallen from this compartment to this compartment, this hourglass used to be reversed and then sand started flowing from this compartment to this compartment. Over the course of time, hourglasses in general became a symbol for the concept of time. Mechanical clocks, like the one you can see in the picture, were developed much later on, most probably in the time during Renaissance. Now let me tell you about the evolution of pendulum and their regulations with respect to a clock. Now, as early as the 16th century, sometime in the 1580s, Galileo Galilei, the Italian polymath, found out that with the help of a pendulum, it was possible to measure a given time duration. Now, he postulated that if a pendulum is used, it can be used to regulate the movement of a clock. Now, at that point of time, at 1580, Galileo did not actually go into the design of the clock. Further miniaturizations and much more developments took place, and sometime in the late 1680s, a Dutch astronomer known as Christian Huygens came up with the first development of a pendulum clock, that is, regulation of the clock with the help of a pendulum. So let us see how this regulation was done. Over here, we have considered a pendulum. Now you will notice that the pendulum is suspended from a fixed support with the help of a string, and at the other end of the string there is a metallic bob. Now we are releasing the pendulum from one end, it is swinging to the other end and coming back. Now this entire process is taking some amount of time, and as you can see, the motion of the pendulum is repetitive. How can we definitely say it's repetitive? Consider the pendulum being released from the right. After swinging to the other end, it comes back to the right. Similarly, if you consider releasing the pendulum from the left, you will notice that after swinging, it comes back to the left. Similarly, let us say we make the pendulum start from the central position. You will find that after swinging, it comes back to its central position. So as we can clearly see, the motion of a pendulum is repetitive, and this motion from one end back to the other end and back to where it started from is known as one full cycle. So how do we define one full cycle? One complete to and fro motion of the pendulum from the mean position and back is known as one oscillation or one full cycle. So this gave us
in those early times the concept of time and how it can be regulated with the help of a pendulum. It can be regulated if we consider the time period for a pendulum. Now, time period is nothing but time taken by an oscillating body to complete one cycle of oscillation. So let's say we have a pendulum which has a time period of 1 second. It would imply that it is completing one cycle in 1 second. Now, time period is usually denoted by T and the SI unit is seconds. So if we have a pendulum having a time period of 1 second, it meant that it completed one oscillation or one full cycle in 1 second. And using this concept, it was possible in those times to regulate the movement of a clock. Now, the time period of a pendulum depends on two things. Firstly, it is directly proportional to the length of the pendulum, or in other words, the length of the string that we have considered. And secondly, it is dependent on the acceleration due to gravity. So as you can see, time period T is directly proportional to root over L, that is the length, and time period T is directly proportional to root over 1 by G, or in other words, it is inversely proportional to the square root of G, that is the acceleration due to gravity. So if we introduce an equality sign in place of the proportionality, we find that time period is equal to 2 into pi into root over L by G, where L is the length of the pendulum and G is the acceleration due to gravity. So if we go above the earth at a certain point where G changes, then for a given length, time period would be decided by the acceleration due to gravity. Whereas if we are on the surface of the earth and we consider different lengths of the string of the pendulum, then the time period would be defined by the length of the pendulum. And this is how it was possible to regulate time with the help of a pendulum.